चारों तरफ समुद्र है और इसके बीच है एक खतरनाक आइलैंड। आइलैंड के अंदर जंगल ही जंगल है। इस आइलैंड के अंदर एक बच्चा फंस जाता है और ये आइलैंड इतना खतरनाक है जहां आदमखोर ज़ॉम्बी रहते हैं। ये ज़ॉम्बी इस बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या ये बच्चा इस आइलैंड में सरवाइव कर पाएगा या नहीं? कहानी की शुरुआत में कमरे में कुछ बच्चों को देखते हैं जो किसी चीज से बहुत डरे हुए हैं। दरअसल यहाँ रेस नामक एक वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड लोग इंसानों को मार के खा रहे हैं। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं और सभी बच्चों को बहुत बुरी तरह मार देते हैं। एक बच्चा बच के चर्च की तरफ भागता है जिसके पीछे वह लोग होते हैं। एक फादर खुद की कुर्बानी देकर बच्चे को बचाता है। कहानी 28 साल आगे की दिखाई जाती है। ब्रिटेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बचे हुए लोग लिंडसफर नामक आइलैंड में काफी सुरक्षित रह रहे हैं। हम स्पाइक और उसके पिता जैमी को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी स्पाइक की माँ आइला जागती है जो काफी समय से बीमार है। उसकी दिमागी हालत खराब है। वह जल्द ही चीजों को भूल जाती है और हाइपर हो जाती है। जैमी बताता है वह स्पाइक को लेकर मेनलैंड जा रहा है ताकि वह अनफेक्टेड राक्षसों का शिकार करना सीख सके। पर आइला ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि स्पाइक अभी सिर्फ 12 साल का है। इसलिए जैमी उससे झूठ कहता है कि वह स्पाइक को स्कूल भेज रहा है। सभी लोग स्पाइक को गुड लक करते हैं और उसकी सेफ जर्नी की कामना करते हैं। मेन गेट पर पहुंच के स्पाइक को जेनी मिलती है जो उस आइलैंड की सिक्योरिटी हेड है। वह स्पाइक को कहती है कि तुम्हें रात होने से पहले वापस आना होगा वरना दरवाजा नहीं खुलेगा और ना ही कोई तुम्हें ढूंढने जाएगा। स्पाइक फिर भी जाने को तैयार है। दरअसल जैन स्पाइक का टेस्ट ले रही थी। अब दोनों बाहर निकलते हैं। सामने समुद्र से मेनलैंड जाने का एकमात्र रास्ता है जो पानी का स्तर बढ़ने से डूब जाता है। दोनों उसी रास्ते से होते हुए मेनलैंड में आ जाते हैं जहां पहले इंसान रहा करते थे, पर अब यह सिर्फ उन इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स का घर है। स्पाइक पहली बार इतने बड़े से जगह को देख के बहुत खुश है। वह लोग जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी जैमी देखता है एक रेंगने वाला मॉन्स्टर है। वह स्पाइक को बताता है कि यह सिर्फ रेंग सकते हैं। वह स्पाइक को उसके गर्दन में तीर मारने को बोलता है। स्पाइक बिल्कुल सही निशाना लगाकर उसे खत्म कर देता है। जैमी भी एक मॉन्स्टर का शिकार करता है। अब वह लोग आगे बढ़ते हैं। स्पाइक खुश है कि उसने शिकार किया। तभी उन्हें एक घर दिखता है। अंदर से उन्हें कुछ आवाजें आती है जिससे वह लोग डर जाते हैं। अंदर एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर है। जैमी समझ जाता है कि यह एक चेतावनी है ताकि इंसान उनसे दूर रहे। वो स्पाइक को उस मॉन्स्टर को खत्म करने को कहता है, पर स्पाइक बहुत डरा हुआ है इसलिए वह उसे नहीं मार पाता है, लेकिन जैमी उसे खत्म कर देता है। अब वो लोग और अंदर जाते हैं। तभी जैमी देखता है एक पेड़ में जानवर का सिर है जिसे देख जैमी बहुत डर जाता है। वह बताता है कि यह इलाका अल्फा का है जो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है क्योंकि यह दौड़ सकते हैं। इनके पास दिमाग है। वह स्पाइक को जल्द से जल्द यहाँ से वापस चलने बोलता है। स्पाइक भी बहुत घबरा चुका है। वह लोग मैदानी इलाके में पहुंचते हैं। तभी सामने उन्हें अल्फा मॉन्स्टर का झुंड दिखता है। वो दोनों वापस जंगल की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हैं। जैमी कुछ मॉन्स्टर को मारता है पर स्पाइक बहुत डर चुका है इसलिए वह एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाता है। वो लोग किसी तरह एक घर के एटेक में छुप जाते हैं। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और आइलैंड वाला रास्ता भी डूब चुका है। स्पाइक को दूर आग जलता हुआ दिखता है। वह अपने पिता से उस आग के बारे में पूछता है पर जेमी को उस आग के बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ देर बाद वह घर गिरने लगता है इसलिए वह लोग वहां से भागते हैं। जेमी मौका देखकर सीधा अपने आइलैंड वाले रास्ते पर भागता है, लेकिन तभी एक अल्फा उनका पीछा करने लगता है। यह देख दोनों बहुत डर जाते हैं और पूरी जान लगाकर गेट की तरफ भागते हैं। अल्फा बहुत तेज है लेकिन स्पाइक भाग नहीं पा रहा है। जेमी किसी तरह उसे उठाकर गेट तक पहुंचता है। सिक्योरिटी उन्हें देख लेता है और उस अल्फा के ऊपर तीर चलाने लगता है। छोटे तीर से उसे कुछ नहीं होता है इसलिए एक बड़ा तीर मार के उस अल्फा को खत्म कर दिया जाता है। अब दोनों की जान बच जाती है और वह लोग अपने घर आ जाते हैं।
सभी लोग स्पाइक के सफल शिकार करने का जश्न मनाते हैं। सभी की नजरों में स्पाइक हीरो है, पर स्पाइक को पता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। जश्न के बीच स्पाइक देखता है उसके पिता एक लड़की जूली के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देख उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ के पास जाता है जहाँ उसके दादाजी हैं जो उसकी माँ की देखभाल कर रहे हैं। वह स्पाइक से पूछते हैं कि उसने मेनलैंड में क्या क्या देखा। वह बताता है कि उसने जंगल देखा, मॉन्स्टर देखे और आग देखा। उसके दादाजी समझ जाते हैं कि वह आग जरूर डॉक्टर केसन ने लगाया होगा। स्पाइक उनसे केल्सन के बारे में पूछता है। वह बताते हैं कि केल्सन एक डॉक्टर है और कई सालों से वह मेनलैंड में जिंदा है। अब स्पाइक अपने दादाजी को पार्टी में भेज देता है और माँ के पास सो जाता है। सुबह जब जैमी आता है तो स्पाइक उससे डॉक्टर केसन के बारे में पूछता है। जैमी कहता है कि वह कोई डॉक्टर नहीं है या कभी हुआ करता था, पर अब वह एक सन की है, क्योंकि एक बार वह अपने कुछ साथी के साथ जब शिकार करने गया था तो केसन के इलाके में पहुंच गया था, जहां उसने देखा केल्सन ढेर सारी लाशों को जला रहा है। यह देख वह डर गया और वहां से भाग गया। स्पाइक अपने पिता को कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप माँ को ठीक नहीं करना चाहते हैं ताकि वह मर जाए और आप जूली से शादी कर सके। यह सुनकर जैमी स्पाइक को एक थप्पड़ लगाता है, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसने हाथ उठाकर गलत किया। वो स्पाइक को मनाने जाता है, पर स्पाइक गुस्से में अपने पिता को उन्हें छोड़कर चले जाने को कहता है। जैमी गुस्से में वहां से चला जाता है। स्पाइक अपनी माँ को उठाता है और मेन दरवाजे के पास आता है। वह कुछ दूर एक कैबिन में आग लगा देता है, जिससे सभी सिक्योरिटी वालों का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर स्पाइक अपनी माँ को लेकर बाहर निकल जाता है। दरअसल वह डॉक्टर केसन के पास जाना चाहता है ताकि वह उसकी माँ को ठीक कर सके। आयला पहले तो बहुत डर जाती है क्योंकि जैमी वहां नहीं है। वह अकेले मेनलैंड नहीं जाना चाहती है, पर स्पाइक के कहने पे वह केसन के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों मेनलैंड में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। वो लोग एक जगह रुकते हैं ताकि रात बिता सके। स्पाइक माँ को सुला के खुद पहरा देने लगता है, पर उसकी आंख लग जाती है और एक रेंगने वाला मॉन्स्टर धीरे स्पाइक की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है तब कोई उसे मार देता है। सुबह स्पाइक उस मॉन्स्टर देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि किसने उसकी जान बचाई, पर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वो आयला ही थी जिसने मॉन्स्टर मारा था। वह लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आर्म्ड फोर्सेस को दिखाया जाता है जो मेनलैंड उन मॉन्स्टर को मारने आए हैं, पर मॉन्स्टर एक करके उन सभी को मार देते हैं। आयला और स्पाइक चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ पीले फूल हैं। यह देखकर आयला को अपने पिता की याद आती है जो इसी तरह उन्हें घुमाने लाया करते। आयला कुछ समय के लिए स्पाइक को ही अपना पिता समझ लेती है और बार बार स्पाइक को डैड कहकर पुकारती है। तभी स्पाइक की नज़र एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो बिल्कुल उनके सामने है। वो उसे तीर से मारता है, पर उसके मरते ही और भी मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगते हैं। स्पाइक अपनी माँ को लेकर वहां से भागता है। मॉन्स्टर भी उनके पीछे आते हैं। वह लोग एक गैस स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं, पर उस कमरे में गैस है इसलिए वह नीचे झुक जाते हैं। सभी मॉन्स्टर भी उस कमरे में आ जाते हैं और जैसे ही वह उन पर हमला करते हैं, एक ऑफिसर ऊपर से उस कमरे में गोली चलाता है, जिससे वहां आग लग जाती है, जिसमें सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। स्पाइक और आयला की जान बच जाती है। वो ऑफिसर अपना नाम एरिक बताता है। एरिक के सभी साथी मर चुके हैं, सिर्फ वही बचा है। वो स्पाइक से आयला के बारे में पूछता है, जो गैस के कारण और भी बीमार हो चुकी है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, पर स्पाइक को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। वह कहता है कि वह डॉक्टर केसन को ढूंढ रहा है जो उसकी माँ का इलाज करेगा। एरिक को आयला की हालत देखकर थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए वह उसकी मदद करता है और आयला को अपने कंधे में उठाकर स्पाइक के साथ आगे बढ़ने लगता है। एरिक और स्पाइक बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। एरिक स्पाइक को अपने बारे में बताता है कि वह कहाँ से आया है और यहाँ क्यों है। उन दोनों के बीच कुछ ही देर में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद वह लोग एक जगह रुककर आराम करते हैं। स्पाइक एरिक को सेब देता है। थोड़ी देर आराम करके वह लोग फिर से चलने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वह लोग एक बंद पड़ी ट्रेन के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें ट्रेन के अंदर से कुछ आवाजें आती है। वो लोग अंदर जाते हैं, जहां एक प्रेग्नेंट फीमेल मॉन्स्टर है और बच्चे को जन्म देने वाली है।
इसलिए वह दर्द से तड़प रही है। आयला उसे यकीन दिलाती है कि वह उसके लिए खतरा नहीं है। वो मॉन्स्टर भी आयला के हाथों को पकड़ती है। आयला बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद करती है, लेकिन एरिक जो बहुत डरा हुआ है वह बार बार आयला को यहाँ से चलने बोलता है। पर आयला भी एक माँ है, इसलिए वह उसके दर्द को समझ पा रही है। वो मॉन्स्टर एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है जो कि एक आम इंसान की तरह है। वो इन्फेक्टेड नहीं है। एरिक आयला को यहाँ से चलने बोलता है। तभी वह मॉन्स्टर उठने लगती है जिसे एरिक मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहां उनका लीडर अल्फा पहुंचता है और एक ही झटके में एरिक के सिर को धड़ से अलग कर देता है। शायद यह बच्ची उसी का है, इसलिए वो स्पाइक और आयला के पीछे आता है। वो दोनों किसी तरह से बच के भागने की कोशिश करते हैं। स्पाइक उसके ऊपर तीर से हमला करता है, पर वो बहुत ताकतवर है। तीर से उसे कोई नुकसान नहीं होता है। वो मॉन्स्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी दांत से उस मॉन्स्टर को मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो आदमी बताता है कि ये मॉर्फिन का कमाल है, जिससे मॉन्स्टर कुछ समय के लिए बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। वो आदमी मॉन्स्टर के हाथ से एरी का सर ले लेता है और बताता है कि ये सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर है। उन सब का लीडर उसने उसका नाम सैमसन रखा है। स्पाइक पूछता है, क्या आप ही डॉक्टर केसन हैं? वो कहता है, हाँ, कभी हुआ करता था। स्पाइक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी माँ को बचा ले। कैल्सन बच्ची की तरफ देखता है। स्पाइक कहता है कि ये उस मॉन्स्टर की बच्ची है, पर ये इन्फेक्टेड नहीं है। कैल्सन उन्हें अपने साथ ले जाता है, पर कैल्सन जहाँ रहता है उस जगह को देखकर स्पाइक चौंक जाता है, क्योंकि चारों तरफ इंसानों की हड्डियों से बना खंबा है। कैल्सन स्पाइक को बताता है उसने इस जगह का नाम मेमोरी ऑफ मेंटो रखा है, जिसका मतलब है मौत को याद रखना। स्पाइक देखता है वहां खोपड़ी से बना एक पहाड़ है। कैल्सन एरिक का भी स्कल वहां रखवा देता है। रात में कैल्सन आयला को चेक करता है ताकि पता कर सके कि उसे क्या बीमारी है। अब वह तीनों एक साथ बैठते हैं, जहां कैल्सन बताता है कि आयला को ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज में, यानी वो आयला को बचा नहीं सकता है। यह सुनकर स्पाइक पूरी तरह परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर कैल्सन समझाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि क्या उन्हें मौत के समय दर्द होगा। वह कहती है कि उन्हें हर वक्त दर्द होता है। वह स्पाइक को गले लगा लेती है क्योंकि वह अपने बेटे को अलविदा करना चाहती है। कैल्सन एक डांट से स्पाइक को मदहोश कर देता है। आयला स्पाइक की गोद में उस बच्ची को दे देती है और कैल्सन के साथ चली जाती है। दरअसल कैल्सन उन्हें बिना दर्द के मौत देना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि स्पाइक अपनी माँ को तड़पते हुए नहीं देख सकता है। अगली सुबह कैल्सन स्पाइक को उसकी माँ की खोपड़ी देता है, जिसे वह सबसे ऊपर रखता है। उसने अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ दिनों बाद वह वापस अपने आइलैंड जाता है, पर वह सिर्फ उस बच्ची को वहां छोड़कर वापस मेनलैंड आ जाता है। बच्ची के साथ उसने अपने पिता के लिए एक नोट छोड़ दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि इसे बहुत प्यार दीजिएगा। इसका नाम आयला है। यह देख जैमी भागकर गेट के पास जाता है ताकि वह स्पाइक से मिल सके, पर स्पाइक जा चुका था। जैमी को बहुत दुख और पछतावा होता है। कुछ दिनों बाद स्पाइक को देखते हैं जो अपने लिए मछली पका रहा है। तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो उसके तरफ ही आ रहा था। वह उस मॉन्स्टर को मार देता है, पर वह अकेला नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो उसकी तरफ आ रहे हैं। वह वहां से भागता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता है क्योंकि आगे रास्ता बंद है। लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह एक और मॉन्स्टर को मारता है। वो काफी निडर और अच्छा तीरंदाज बन चुका है। तभी एक नॉर्मल आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। दरअसल वह अकेला नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम है। स्पाइक हाँ कहता है। तभी सभी लोग वहां मौजूद सारे मॉन्स्टर को एक एक करके काफी अजीब गरीब अंदाज में मारते हैं, मानो यह सब उनके लिए खेल है। अंत में वह आदमी स्पाइक को अपना नाम जिमी बताता है, जिसके ग्रुप का नाम जमीस है, जिसका वो लीडर है। वह स्पाइक को भी अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है, जिसमें स्पाइक शामिल हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।